start chapter 9 of class 10th NCERT biology, that is heredity and evolution. इवोल्यूशन को लास्ट ईयर हटा दिया गया था सिलेबस में से, इसलिए इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम हेरिडिटी को देखेंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरी पहली की वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 बायोलॉजी का कंप्लीट करवाया है एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड रीड करके, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है वो वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा। और मैंने उन सब में हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो हमने लास्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में देखा था कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें जब डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं तो कुछ कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, राइट। तो इसी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। जैसे कि आइज़ ऑफ कलर का, आइज़ का कलर होगा, जैसे अगर ब्लू कलर है किसी पेरेंट्स का और वही अगर ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? जो ब्लू आई कलर कैरेक्टर था पेरेंट का वो ट्रांसफ़र हुआ है ऑफस्प्रिंग में, जो न्यू बेबी बॉर्न हुआ है उसमें, राइट। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर। हमने देखा है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, बट आर नॉट आइडेंटिकल। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, इसलिए मैंने कहा कि जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके वो वीडियोस देखेगा, तभी आपको ये समझने में आसानी होगी। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction। ये भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है कुछ अमाउंट जो है वेरिएशन का होता है asexual reproduction में भी। And the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction। और ये variations जो हैं ज़्यादा होती हैं किसमें? जो sexual reproduction होता है उसमें। If we observe a field of sugarcane, we find very little variations among the individual plants। अगर हम किसी फील्ड को देखें जो शुगरकेन की फील्ड हो, यानी गन्ने के खेत में देखें हम, राइट, तो हम यह उसमें क्या देखेंगे कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशंस जो है हर एक इंडिविजुअल प्लांट में हमें मिलेगा। बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्शुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशंस आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, तो उसमें जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशंस आर विजिबल, मतलब उसमें जो है वेरिएशंस जो है, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस मैक्सिमम होती हैं, तो ह्यूमन बींग्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनमें भी जो वेरिएशंस होंगे कैसे होंगे? विजिबल होंगे अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड। इस चैप्टर में हम देखेंगे मैकेनिज्म की कैसे वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और इनहेरिट होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशंस कैसे जाते हैं। The long-term consequences of the accumulation of variations are also an interesting point to be considered। We shall be studying this under evolution। तो evolution तो हमने इस चैप्टर में अभी कंसिडर नहीं करना है, जब न्यू सिलेबस आ जाएगा तो उसमें देखते हैं evolution है या नहीं, अगर होगा तो ज़रूर लास्ट में हम इसे कवर करेंगे। Accumulation of variation during reproduction। रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होना, ये कैसे होगा ये देखते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन। जो पहले की जो जनरेशन है जो न्यू इंडिविजुअल्स बना रही है रिप्रोड्यूस करके, तो क्या होता है उससे जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है वो इनहेरिट होता है। मतलब कि अगर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो ह्यूमन बीइंग को ही रिप्रोड्यूस करेगा ना, कि तो जो पहले की पेरेंट जनरेशन थी उसके भी एक सिर होगा, 2 हाथ, 2 पैर, ऐसी जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा तो उसका भी एक सिर, 2 हाथ, 2 पैर ऐसे होंगे। जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो तो सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बीइंग जो है किसी फ्रॉग को रिप्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे नहीं है। क्या होगा, बेसिक बॉडी डिज़ाइन जो है सेम रहता है। द सटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन क्या होता है कुछ चेंजेस आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि जितनी बार डीएनए कॉपी होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, हर बार जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन आता ही आता है।
नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। अब सोचो कि जब ये जो न्यू इंडिविजुअल बना है, जब ये न्यू जनरेशन जो बना है, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो तब कौन से वेरिएशंस आएंगे। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज द न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। तो जो सेकेंड जनरेशन अब बनेगी उसमें क्या होगा, एक तो उसमें वो वाले डिफरेंसेस होंगे, वो वेरिएशंस होंगे जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन से इनहेरिट किया, मतलब जो पेरेंट सेल से इनहेरिट किए हैं, और साथ ही कुछ नए वेरिएशंस भी उनमें बने होंगे, कुछ नए डिफरेंसेस उनमें क्रिएट हुए होंगे। तो दोनों तरीके के डिफरेंसेस और वेरिएशंस उनमें जो सेकंड जनरेशन बन रही है उसमें दोनों हमें दिखेंगे। फिगर 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces। जो फिगर 9.1 है इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सिंगल इंडिविजुअल जब रिप्रोड्यूस करता है, एज हैपन्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स, अगर एक बैक्टीरिया जो है डिवाइड करता है, देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन। तो एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरियाज बनाता है, तो वो दो बैक्टीरिया जो है आगे डिवाइड होंगे तो वो भी आगे दो और बैक्टीरिया बनाएंगे, राइट। द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी सिमिलर। तो जो चार बैक्टीरिया बन गए अब वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम। उन चारों में बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होंगे, बहुत ही माइनर वेरिएशंस होंगे। जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी, जो किस वजह से आए होंगे, जो डीएनए कॉपी के दौरान जो इनएक्यूरेसीज हो जाती हैं स्मॉल अमाउंट में, यानी वेरिएशन होती है। जैसा कि मैंने बताया जितनी बार डीएनए कॉपी होगा उतनी बार वेरिएशंस होंगी हर बार, चाहे स्मॉल अमाउंट में ही हो लेकिन होंगी। हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, लेकिन अगर हम देखें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो उसमें जो है क्या होता है, ज़्यादा डाइवर्सिटी जनरेट होती है, यानी कि वही वेरिएशन जो है ज़्यादा हो सकता है। एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम आगे देखेंगे जब हम रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो हम इस वाले डायग्राम को समझ लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया दिखाया हुआ है, जब इसने रिप्रोड्यूस किया तो इसने ये और ये वाला बैक्टीरिया बनाया। इनमें जो है अब इसने दिखाया, पहले ये पूरा ब्लू था, अब आपको दिख रहा होगा कि ये दो जो बैक्टीरिया इसने प्रोड्यूस किए हैं उसमें उसने इसके हेड को, ये मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो रेड दिखा दिया और ये वाला क्या कर दिया कि ग्रीन दिखा दिया। इसका दिखाने का क्या पर्पस है कि जब ये दो बैक्टीरिया इसने प्रोड्यूस करे हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आया है, जो कि बेसिक डिज़ाइन तो सेम रहा, कि जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये ऐसे मान लीजिए अगर ये हेड है, ये बॉडी है, तो ये चीज़ तो सब में सेम है, बट उसने कलर चेंज करके दिखाया था कि इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ गया। एक में रेड कलर का वो वाला पार्ट दिखा दिया और एक में ये ग्रीन कलर का पार्ट दिखा दिया। अब ये जो है न्यू सेल्स बने हैं, न्यू बैक्टीरिया बने हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये भी आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये अपने दो बैक्टीरिया बनाएगा आगे, और ये आगे डिवाइड होकर दो और बैक्टीरिया बनाएगा, तो ये चार बैक्टीरियाज बन गए। तब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेड वाला था इसके पास ये रेड है, ये ब्लू है, ये भी ब्लू है, और इसमें फिर से ये रेड है। बस उसने अब वेरिएशन दिखाने के लिए कि भी अब जब नेक्स्ट जनरेशन ये बन रही है, यानी सेकंड जनरेशन जो बन रही है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन और आया है। जो पहले वेरिएशन आया था, यानी कि जो रेड कलर का हमने देखा था कि जब ये वेरिएशन था, ये इस जो न्यू सेकंड जनरेशन है उसमें भी हमें ये वेरिएशंस दिख रहे हैं कि ये भी इनहेरिट किए हैं इन्होंने। बट जो नए और वेरिएशन बनेंगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो सेकंड जनरेशन होगी उसमें जो है फर्स्ट जनरेशन के जो वेरिएशंस हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और कुछ न्यू क्रिएटेड डिफरेंसेस भी होंगे, जो न्यू बने होंगे, न्यू वेरिएशन आया होगा वो भी होगा। तो वही जो फर्स्ट जनरेशन का जो वेरिएशन था जो कि रेड कलर से शो किया था वो दोनों है, दोनों में है, और जो न्यू वेरिएशन बने वो उसने एक लाइट ब्लू से दिखा दिया और एक पिंक कलर से दिखा दिया इस वाले में। ऐसे ही ये जो दूसरा वाला बैक्टीरिया है ये भी रिप्रोड्यूस करेगा दो न्यू बैक्टीरियाज, दो, राइट। तो इसमें भी उसने दिखा दिया कि इसमें जो ये वेरिएशन ग्रीन कलर से दिखाई थी वो जो ये नए बने हैं सेल्स इसमें भी आए हैं वेरिएशन, और बाकी जो है ये जो बीच में ये इसने एक ये नया वेरिएशन जो इसमें दिखाया उसने कि उसकी ये बीच का जो बॉडी डिज़ाइन है इसमें ये लाइट ब्लू से दिखा दिया कि ये नया जनरेशन न्यू वेरिएशन इसमें हुआ है, राइट। तो ये समझ आ गया होगा, आई होप। तो आगे देखते हैं।
डू ऑल these variations in species have equal chances of surviving in the environment? तो ये जो सारे वेरिएशंस हैं स्पीशीज में, इनका क्या इक्वल चांस होता है सर्वाइव करने का एनवायरनमेंट में इन विच दे फाइंड देमसेल्फ, जिसमें ये अब रह रहे होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, ये डिपेंड करेगा कि की वेरिएशन कैसा हो रहा है, मतलब क्या नेचर है जो वेरिएशन हो रहा है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के पास डिफरेंट एडवांटेजेस होंगे। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव, जो बैक्टीरिया हीट को रेजिस्ट कर जाए यानी उसको झेल जाए, तो वो सर्वाइव कर जाएगा एक हीट वेव में, राइट। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जो कि हमने चैप्टर 8 में उन्होंने शुरू में डिस्कस किया था, एग्जांपल दिया था बैक्टीरिया का, कि जो टेम्परेट रीजन्स में रह रहे हैं और अगर हम उसका टेम्परेट वाटर्स में बैक्टीरिया रह रहा है और उस वाटर का हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो जो बैक्टीरिया के वेरिएंट्स जो रेजिस्टेंट होंगे हीट के ड्यू टू वेरिएशंस की वजह से, तो वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे बैक्टीरिया जो हैं विल डाई आउट। ठीक है, तो ओनली वही वाले बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे जिनमें थोड़ी सी वेरिएशंस आई होगी, जो रेजिस्टेंट हो गए होंगे हीट के, और वो उस हीट को, उस राइजिंग टेम्परेचर जो है वो झेल गए होंगे। ये हमने पढ़ा था उसमें। तो वही चीज़ ये बता रहा है, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स अ बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, एज वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन। जो सिलेक्शन है वेरिएंट्स का एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, ठीक है, ये इवोल्यूशन की तरफ ले जाता है, इससे इवोल्यूशन होता है, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चंस को हम करेंगे डिस्कस बाद में, जब आप ये पूरा समझ लेंगे। अभी मैं बताऊंगी तो अभी समझ नहीं आएगा। हेरिडिटी, the most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individuals of similar design। जो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का, जो हमारे को न्यू इंडिविजुअल्स मिलते हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यू जनरेशन का, वो सिमिलर ही रहता है वो पेरेंट जनरेशन से, ये अभी हमने पढ़ा ही है। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। जो रूल्स ऑफ हेरिडिटी हैं वो डिटरमाइन करेंगे उस प्रोसेस को, जिससे कि जो ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, उन सबको ये कौन देखेगा? रूल्स ऑफ हेरिडिटी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दीज रूल्स। तो ये रूल्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स, मतलब कौन से करेक्टर्स और कौन से ट्रेड्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? ये वही है कि कौन सा पर्टिकुलर करेक्टर जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं? इनहेरिटेड ट्रेट है। What exactly do we mean by similarities and differences? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस से एग्जैक्टली क्या मतलब होता है हमारा? वी नो दैट अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमें पता है कि एक चाइल्ड जो होता है वो उसके अंदर बेसिक फीचर्स जो है सारे होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के। जैसे हमने पहले भी देखा, ह्यूमन बीइंग के बेसिक फीचर्स क्या है? हेड, टू हैंड्स, टू लेग्स, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही, राइट। तो ये सभी ह्यूमन बींग्स का बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, बाकी डिफरेंसेस जो भी थोड़े बहुत होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक फीचर तो ह्यूमन बींग का सेम रहेगा ना, तभी तो हम पहचान पाएंगे कि ये ह्यूमन बींग है या कोई और एनिमल है। ठीक है, तो हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट पेरेंट्स, जबकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता वो चाइल्ड। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, और ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती भी है। बट अगर हम ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी का सेम ही होता है ह्यूमन बींग्स का। एक्टिविटी 9.1, ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और अटैच ईयरलोब्स एंड कैलकुलेट द परसेंटेज। दिस इज, ये तो कुछ नहीं, बस वही कहना है कि वही, जैसे कि एक करेक्टर है क्या, ईयरलोब्स का, या कुछ लोगों में आपको ये ईयरलोब्स ऐसे दिखेंगे और किसी में ये अटैच दिखेंगे, और ये यहाँ पे कैसे हैं? फ्री है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि देखो कि
स्टूडेंट्स को क्लास में देखो ये एक्टिविटी परफॉर्म करो कि किसका ईयर लोब अटैच है, किसका फ्री है। तो हमें ये एक करेक्टर ये भी दिख गया कि ईयर लोब्स का जो करेक्टर है किसी का ज्वाइन होते हैं ऐसे और किसी के ऐसे फ्री होते हैं। तो ये क्या है, ये जनरेशन टू जनरेशन ये करेक्टर जो है ट्रांसमिट हो रहा होगा, राइट। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। जो रूल्स हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के, जो इसमें जो मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन का वो था वो हम पढ़ेंगे। मेंडल कौन था ये अभी हम देखते हैं आगे, जिनका बहुत बड़ा रोल है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अच्छा, ये फिगर 9.2 में क्या कह रहे हैं? फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयरलोब। ये वही समझाया जो मैंने आपको समझा चुकी हूँ। पढ़ते हैं अब ये 9.2.2। The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child। तो ये जो रूल है इनहेरिटेंस का कि ऐसे ट्रेट्स का, जैसे कि ईयर लोब का हमने एग्जांपल देखा ह्यूमन बींग्स में, क्या वो किससे रिलेटेड है कि वो दोनों ही फादर और मदर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। यानी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हाफ जो है क्रोमोसोम्स जो हैं मेल से आते हैं, मतलब फादर से आते हैं, और हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं मदर से आते हैं। एक पार्ट डीएनए का मदर से आएगा, एक पार्ट फादर से आएगा, तभी तो चाइल्ड में जाता है ये सारे ट्रेट्स। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। इसका मतलब यह है कि जो हर ट्रेट है या हर करेक्टर जो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है वो किससे इन्फ्लुएंस है? दोनों ही। पेटर्नल मतलब फादर के करेक्टर से भी, और मैटरनल डीएनए मतलब मदर के डीएनए से, दोनों के फादर और मदर दोनों के डीएनए से इन्फ्लुएंस होगा वो। Thus for each trait there will be two versions in each child। इसलिए हर एक ट्रेट के लिए दो वर्जन होंगे हर चाइल्ड में। What will then the trait seen in the child be? लेकिन फिर अब कौन सा ट्रेट दिखेगा चाइल्ड में हमें, तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। मेंडल सी बॉक्स वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने ऐसे ही रूल्स जो है ऐसे इनहेरिटेंस के भी, कौन सा मदर का भी ट्रेट आ रहा है, फादर का भी ट्रेट आ रहा है डीएनए में से, तो कौन सा हमें चाइल्ड में दिखेगा कौन सा ट्रेट। तो इसी चीज़ का जो है उसने रूल्स ने उस पर काम किया था। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी अगो। इसलिए उसके एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं जो उसने एक काफ़ी साल पहले किया थे। तो ग्रेगो जोहन मेंडल 1822 से लेके 1884 तक। मेंडल वॉज एजुकेटेड इन अ मोनेस्ट्री। मेंडल क्या था? मोनेस्ट्री में पढ़े थे वो। एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ा था। फेलियर इन द एग्जामिनेशंस फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज zeal फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट। ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है पी प्लांट पे किए थे, तो ये पता होना चाहिए। Many others had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation। मेंडल जो है पहले ऐसे थे जिन्होंने जो है एक इंडिविजुअल कौन कौन से पर्टिकुलर ट्रेट को एग्जिबिट करेगा हर जनरेशन में, उसका जो है इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दिस हेल्प्ड हिम टू अराइव एट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी के बेसिस पे उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, राइट। मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर्स। मेंडल ने क्या यूज़ किए थे? कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर्स यूज़ किए थे ऑफ गार्डन पीस। जैसे अब कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर्स मतलब, विजिबल मतलब जो देखे जा सकें, जिन्हें हम देख सकते हैं करेक्टर्स को, वो वाले करेक्टर्स। और कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जो एक दूसरे के विपरीत हों, जैसे राउंड और रिंकल्ड सीड्स का अगर देखें तो जो बिल्कुल राउंड होंगे और कुछ ऐसे रिंकल्ड होंगे। तो ये कैसे हैं? विजिबल करेक्टर्स हैं, हमें दिख रहा है कि शेप क्या है सीड की, राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। और कंट्रास्टिंग है कि एक परफेक्ट राउंड है और एक रिंकल्ड है, इसलिए कंट्रास्टिंग हो गया। तो कंट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर्स। और कौन से करेक्टर्स उन्होंने देखे थे? टॉल और शॉर्ट प्लांट्स, वाइट और वायलेट फ्लावर्स एंड सो ऑन। तो ये सब उन्होंने यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में।
पी प्लांट को लेके। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने पी प्लांट को यूज़ किया था जिसमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट, प्रोड्यूस प्रोजनी बाय क्रॉसिंग दैम। और फिर उन्होंने उन दोनों का क्रॉस करवा के और जो नई प्रोजनी मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेजेस ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजनी। और फिर उन्होंने परसेंटेज काउंट करी कि जो न्यू हमें ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं उसमें कितने टॉल हैं और कितने शॉर्ट प्लांट्स हमें मिल रहे हैं। मतलब देखिए, पी प्लांट को सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि मेंडल ने जो है पी प्लांट को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट उसके करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया, जैसे टॉल और शॉर्ट प्लांट्स लिए पी प्लांट के ही, और दूसरे करेक्टर्स उसके क्या लिए, जिसमें सीड्स राउंड हों और जिसमें रिंकल्ड हो सीड्स हों, वाइट फ्लावर वाला पी प्लांट, वायलेट फ्लावर वाला पी प्लांट, ऐसे और भी थे। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे अगर उसने एक टॉल प्लांट लिया और एक उसने शॉर्ट प्लांट लिया जिसकी हाइट शॉर्ट थी, उन दोनों के करेक्टर्स को उसने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, राइट। जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो जब न्यू जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे तो उसने देखा कि जितने भी प्लांट्स जो क्रॉस करवाने के बाद उगे, जो नए प्लांट्स उसे मिले, वो सबके सब कैसे थे, टॉल थे। काउंट किया उन्होंने कि क्या मिल रहा है उसको। तो अब पहले बात तो हमें कुछ चीज़ें इसमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्रॉस का क्या मतलब है। क्रॉस का मतलब ये है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनेशन, जिसमें हमने दो तरीके के पॉलिनेशन पढ़े थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था कि जिसमें जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल गैमीट है, यानी पोलन ग्रेन्स जो हैं, सेम फ्लावर के ही पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर की ही ओवरी तक जाके फर्टिलाइज करें एग सेल को, और फिर जाइगोट बनाए, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, जो एक ही फ्लावर में ही हो रहा है। जो कुछ फ्लावर हमने पढ़े थे बायसेक्सुअल होते हैं, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हमने कहा था सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर वो एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जो हैं किसी दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट से जाके, यानी उसके स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर आगे फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और वो थ्रू द विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स होता है, जैसे कि बी हनी बीज हो गए, या फिर इंसेक्ट्स हो गए, या विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब हमने पढ़े थे, ठीक है। तो क्रॉस जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं वो। तो सेल्फ पॉलिनेशन हम देखें, जैसे अगर ये प्लांट है, इसका ये फूल है यहाँ पे, ठीक है, ये लीव्स हो गई, इसी में एक और फूल है। तो अगर बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो इसी का जो एंथर, इसी का जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो इसी के ओवरी में जा रहे होंगे, या फिर इसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। तो ये एक ही प्लांट में हो रहा है ये, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर ये दो प्लांट्स हैं, इसका ये फ्लावर हो गया, एक और प्लांट है हमारे पास जिसका ये फ्लावर है, ठीक है, ये हो गया कि हमारे पास एक प्लांट है दूसरा, ये रहा। तो अगर जब इस वाले फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इस वाले फ्लावर के ओवरी तक जाएंगे, स्टिग्मा फीमेल पार्ट से जाके ट्रांसमिट हो जाएंगे और फिर आगे फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा पॉलिनेशन है ये, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन्होंने भी क्या करवाया, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हमने लास्ट चैप्टर में भी समझा था और अभी भी मैंने समझा दिया, ठीक है। जब हमारे पास वर्ड सामने आया कि क्रॉस करवाया जा रहा है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन की बात किया जा रही है, सेल्फ क्रॉस करवाया जा रहा है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पे सेल्फ आ गया वहाँ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन है, चाहे वो सेल्फ क्रॉस्ड बोल दे या सेल्फ्ड बोल दे, सेल्फ्ड SELFED सेल्फ बोल दे या सेल्फ क्रॉस्ड बोल दे, तब आपको जहाँ से सेल्फ वर्ड आ जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, और सिर्फ क्रॉस आ रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन है उसका मतलब। तो वही मेंडल ने क्या किया, बताया ना, कि टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से उसने क्रॉस करवाया, यानी प्रोड्यूस प्रोजेनी, यानी न्यू प्लांट्स उसने प्रोड्यूस करवाए बाय क्रॉसिंग देम, यानी क्रॉस करवा के, यानी क्रॉस पॉलिनेशन करवा के, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी। और फिर जो न्यू हमारे को
प्लांट्स मिलेंगे, उसमें देखा कि कितने टॉल प्लांट्स आए और कितने शॉर्ट प्लांट्स आए। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे करेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन। तो जो पहली बार उसने टॉल और शॉर्ट को क्रॉस करवाया प्लांट्स को, तो जब उसे फर्स्ट जो हमारे को प्लांट्स मिलेंगे हम उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, या फिर F1 जनरेशन भी बोलते हैं। तो उसमें हमें हाफ वे करेक्टरिस्टिक्स मतलब, अब जैसे कि अगर हमने टॉल और शॉर्ट प्लांट लिए थे, तो मीडियम हाइट का कोई हमें प्लांट मिलना चाहिए था, तो हमें कोई मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला। सारे प्लांट्स हमारे को कैसे मिले, टॉल मिले। ये देखिए लिखा है ना, नो मीडियम हाइट प्लांट्स वर देयर, ऑल प्लांट्स वर टॉल। सारे टॉल प्लांट्स मिले। दिस मीन्स दैट द ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वॉज सीन। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट यानी करेक्ट, जो पेरेंट्स से एक ही करेक्टर जो है देखा गया, जो ट्रांसमिट हुआ ऑफस्प्रिंग में, न्यू प्लांट्स में। सम नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू, ना कि दोनों का मिक्सचर कोई हमें न्यू चीज़ हमें मिली न्यू जनरेशन में, नहीं। हमने टॉल और शॉर्ट लिया था तो हमारे को टॉल करेक्टर ही मिला ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट का टॉल और शॉर्ट थे ना पेरेंट, तो हमारे को ऑफस्प्रिंग में भी क्या दिखा, टॉल ही दिख रहा है, ना कि कोई मीडियम हाइट का कोई प्लांट दिख रहा है कि कोई दोनों का ब्लेंड होकर कुछ नया मिक्सचर बना और न्यू हाइट का हमारे को प्लांट बना, नहीं। So the next question was, were the tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plants of the parent generation? तो अब next question ये था कि जो हमें tall plants मिले हैं F1 generation में, क्या वो एग्जैक्टली सेम थे टॉल प्लांट्स ऑफ द प्लांट जनरेशन पेरेंट जनरेशन की, जो जो पेरेंट जनरेशन में ये जो हमने ये वाला टॉल प्लांट्स लिए थे, क्या ये वाले टॉल प्लांट्स ये जो F1 जनरेशन में मिल रहे हैं, क्या ये एग्जैक्टली सेम थे इस पेरेंट वाले टॉल प्लांट के? ये हमें देखना है कि दोनों में करेक्टरिस्टिक्स क्या सेम है। Mendelian experiments test this by giving both the parental plants and these F1 tall plants to reproduce by self pollination। तो मेंडेलियन ने इस चीज़ का जवाब जानने के लिए अब क्या किया, जो F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स थे उनको जो है रिप्रोड्यूस कराया, कैसे, बाय सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इनको आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, अभी मैंने बताया। तो प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स और टॉल, मतलब इस वाले टॉल को इनसे ही सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और इन वाले टॉल को इन्हीं से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। वो कैसे होता है वो बता दिया मैंने आपको पहले ही। तो प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स टॉल, तो जो पेरेंटल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करा के जो हमारे को न्यू प्लांट्स मिले, तो वो सब तो टॉल ही होंगे, क्योंकि हमने टॉल वाले को ही टॉल से सेल्फ पॉलिनेटेड कराया। जबकि जो हमने जब F1 जनरेशन वाले टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया, तो जो हमें न्यू जनरेशन मिलेगी जिसको हम कहेंगे सेकेंड जनरेशन या फिर F2 जनरेशन, ठीक है। तो वो क्या होंगे, उसमें सभी जो प्लांट जो हैं होंगे वो टॉल नहीं मिले। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, मतलब उनमें जो 1/4 प्लांट्स थे वो कैसे मिले, शॉर्ट मिले। मतलब अगर 4 प्लांट हमने ग्रो करे मिले हमको, तो उसमें से एक प्लांट हमें शॉर्ट मिला और बाकी 3 हमें टॉल मिले। जबकि हमें क्या अगर वो सेम होते पेरेंट वाले टॉल प्लांट्स के, तो हमारे को सारे टॉल मिलने चाहिए थे F2 जनरेशन में भी। लेकिन जब हमने F1 जनरेशन के प्लांट्स को टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो जो F2 जनरेशन हमें प्रोड्यूस हुई है उसमें हमें सारे प्लांट्स टॉल नहीं मिले, उसमें 1/4 जो है प्लांट्स हमें मिले वो कैसे मिले, शॉर्ट मिले। मतलब 100% ना मिलके 25% उसमें क्या हुआ, शॉर्ट प्लांट्स थे, और बाकी 75% कितने थे, कैसे थे, टॉल थे। यानी अगर 4 प्लांट मिल रहे हैं तो 4 में से 3 टॉल मिले और एक हमें शॉर्ट भी मिला। जबकि F1 जनरेशन में दोनों टॉल वालों को ही सेल्फ पॉलिनेट करवाया ना, तो दोनों टॉल ही थे, तो हमारे को सारे टॉल मिलने चाहिए थे फिर से, लेकिन नहीं मिले। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पेरेंट जनरेशन वाले टॉल प्लांट्स थे जो, तो वो F1 वाले टॉल प्लांट्स के एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। Instead, 1/4 of them are short. This indicates that both the tallness and the shortness traits were inherited in the F1 plants। इससे हमें पता चलता है कि पेरेंट्स के जो करेक्टर्स थे टॉलनेस का और शॉर्टनेस का, क्योंकि हमने पहले क्या लिया था, टॉल और शॉर्ट प्लांट्स लिए थे, ये वाले टॉल और शॉर्ट प्लांट्स लिए थे ना। तो यानी F1 जनरेशन में ये दोनों ही करेक्टर्स आए थे, लेकिन हमें सिर्फ दिखे क्या, एक्सप्रेस कौन सा हुआ, सिर्फ टॉल वाला हुआ।
जबकि शॉर्ट वाला भी आया लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, ठीक है। तभी हमें F1 जनरेशन में नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हमने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो वो शॉर्ट वाला ट्रेट भी एक्सप्रेस हो गया नेक्स्ट जनरेशन में, F2 जनरेशन में। दिस लीड तो क्या कहा, दिस इंडिकेट्स दैट बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर inherited in the F1 plants, but only the tallness trait was expressed. This led Mendel to propose that two copies of factor, तो मेंडल इससे क्या हुआ, मेंडल ने ये प्रपोज किया कि दो कॉपीज जो हैं फैक्टर्स की, कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, की दो कॉपीज होती हैं फैक्टर्स की जो कंट्रोल करती हैं ट्रेट्स को, प्रेजेंट होती हैं किसमें, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि उन्होंने, मेंडल ने वर्ड यूज़ किया था फैक्टर, किसके लिए, जीन्स के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंडल ने क्या वर्ड यूज़ किया था जीन्स के लिए, तो क्या बोलेंगे हम उसे, आंसर क्या होगा, फैक्टर। ये याद रखना है, दो तीन चीज़ें हमें मेंडल की बतानी है कि मेंडल ने एक तो पी प्लांट को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट को यूज़ किया था, उसके करेक्टर्स को यूज़ किया था, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे ना, कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर्स बोल रहे थे हम, और कौन कौन से थे ये भी बताने चाहिए जो इन्होंने बताए हैं। और इन्होंने जीन्स वर्ड ना यूज़ करके इन्होंने फैक्टर्स यूज़ किया था, ये इम्पोर्टेंट बात है। एक बात और हमें इसमें याद रखनी है कि उसने जो है पी प्लांट को ही क्यों चुना, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना अपना एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, क्यों, क्योंकि पी प्लांट क्या होता है, उसका जो लाइफ स्पैन एक तो कम होता है, ठीक है। यानी कि जब हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं या क्रॉस पॉलिनेशन भी करा रहे हैं तो कुछ ही टाइम में हमारे को न्यू प्रोजेनीज मिल जाती हैं हमारे को। अगर हम दूसरा कोई प्लांट लें कि जिसको 10 साल लगते हैं न्यू जनरेट बढ़ने में, पहले तो वो बड़ा होगा 10 साल बाद, फिर उसमें न्यू फ्रूट्स आएंगे और फिर आगे न्यू प्रोजेनीज आएंगी, तो फिर तो हो लिया एक्सपेरिमेंट। तो उसमें जो है एक तो लाइफ स्पैन इसका कम होता है पी प्लांट का, इसलिए इसको चुना। और क्या हो सकता है इसका कारण, और क्या होगा, एक तो लाइफ स्पैन छोटा होता है इसका प्लांट का, और क्या होता है जो इसमें जो अवेबिलिटी होती है जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे करेक्टर्स हैं, राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स हैं, फ्लावर कलर है जैसे कि वायलेट और वाइट, टॉल एंड शॉर्ट हाइट को हमने देखा है, और सीड का कलर भी हम इसमें यूज़ करते हैं येलो या ग्रीन वाला, तो ये सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें जो है नेचुरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। और एक और रीज़न है कि इसमें बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस, इसलिए मेंडल ने गार्डन पी को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अभी हम क्या देख रहे थे, दैट दीज टू में बी आइडेंटिकल, एक मिनट, टॉलनेस वाज एक्सप्रेस, और हमने देखा था कि 1/4 जो है F2 जनरेशन में हमें दूसरा ट्रेट भी देखने को मिला, शॉर्ट मिले। दीज टू में बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन दी पेरेंट एज, तो जो न्यू प्रोजेनीज होती है, जो न्यू ट्रेट्स होते हैं आते हैं, वो डिपेंड करेंगे कि आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे, डिपेंड करेगा पेरेंट एज पे। A pattern of inheritance can be worked out with this assumption as shown in figure 9.3। तो एक पैटर्न जो है इनहेरिटेंस का देखा जा सकता है इस assumption के ऊपर बेस्ड, जैसा कि 9.3 में दिखाया है। तो 9.3 में क्या दिखाया है, उसमें क्या क्या यूज़ है वो अभी हम बताऊंगी मैं आपको, पहले ये देखते हैं। टॉल प्लांट था और शॉर्ट प्लांट दोनों को बीच में यहाँ पे दिखाया ना, ये क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन, और फिर हमें F1 जनरेशन मिली जिसमें सारे के सारे ऑफस्प्रिंग टॉल थे। फिर हमने F1 से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ठीक है। ये क्रॉस बीच में दिखाया यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो हमें जो अब न्यू F2 जनरेशन मिलेगी उसमें हमें
अगर 4 प्लांट मिले हैं तो उसमें 1 प्लांट हमारे को शॉर्ट मिला और 3 हमारे को टॉल मिले। तो वही बात हो गई कि यानी F1 जनरेशन में टॉल और शॉर्ट दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं इनहेरिट हुए थे, बट एक्सप्रेस टॉल वाले ही हुआ। जब हमने उसी टॉल वाले F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो हमारे को शॉर्ट वाला कैरेक्टर भी एक्सप्रेस मिल गया। ठीक है, अब ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, टी टी कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये क्या है? क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके हमारे को ये पहले से ही बता दिया है कि जो जो उसको ज़्यादा परसेंटेज में मिल रहा है, जो F1 जनरेशन में जो उसको करेक्टर दिखता है, उसको उसने क्या कहा है, वो डोमिनेंट होता है। क्योंकि वो डोमिनेंट था इसलिए वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है। और जो नहीं एक्सप्रेस हो पाया, जैसे कि इसमें शॉर्ट वाला नहीं एक्सप्रेस हो पाया था F1 जनरेशन में, तो उसको उसने क्या कह दिया कि वो रिसेसिव करेक्टर है, यानी रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो जो भी डोमिनेंट करेक्टर्स होंगे ना, उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे टॉलनेस और शॉर्ट वाले में हमने देखा कि F1 जनरेशन में टॉल वाला करेक्टर जो है एक्सप्रेस हुआ, तो उसको टॉल को डोमिनेंट कहा है, और इसलिए टी लेटर को हमने कैपिटल टी वाले को डोमिनेंट मानते हुए इसलिए कैपिटल टी ले लिया टॉल के लिए। और शॉर्ट के लिए हम उसी का क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल वर्जन यानी स्मॉल टी यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे यूज़ कर लिया, कुछ और वर्ड कर लिया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जस्ट एज इट ऐसे ही करना है आपको भी। तो एक तो हमने देखा कि इसमें जो जीन्स हैं वो, ये टी टी क्या है, ये जीन्स है। ठीक है, जीन्स पेयर में हमेशा हमें मिलेंगे हमारे को। जीन्स क्या होता है वैसे, जैसे ये डीएनए होता है हमारा, जिसका शेप ऐसा कुछ होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका ये यहाँ से यहाँ का एक सेक्शन अगर मैं देखूँ तो ये क्या होगा, एक जीन्स होगा। ऐसे नेक्स्ट अगर कोई पार्ट देखूँ उसका डीएनए का, तो वो क्या होगा, जीन होगा। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी किससे रिलेटेड, प्रोटीन सिंथेसिस के रिलेटेड। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि डीएनए का काम होता है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे कुछ कोई अलग जीन्स होंगे, यहाँ पे दूसरे अलग जीन्स होंगे दूसरे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। तो जीन्स जो है हमेशा हम पेयर में डिनोट करते हैं। तो टॉल के लिए जैसे अब ये टी टी है, यानी ये प्योर जो है हमारे करेक्टर ट्रेट्स होंगे। ठीक है, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ कैपिटल टी एंड टी टी आर टॉल प्लांट्स, यानी हम कैपिटल दोनों कैपिटल टी हैं, और अगर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, दोनों को ही हम टॉल प्लांट्स बोल रहे हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, ये रहा, ये वाला टी टी वाला, तो ये भी टॉल है, और ये हमारे को मिले हैं जिसमें हमारे जीन्स क्या है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तब भी हम इसको टॉल ही बोल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, वाइल ओनली स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट, जबकि जो दोनों अगर स्मॉल टी से डिनोट किया है तो उसको हमने शॉर्ट प्लांट के लिए डिनोट किया है। इन अदर वर्ड्स, अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज एनफ टू मेक द प्लांट टॉल। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी प्लांट को टॉल डिनोट करना है, तो उसमें एक हमारे को दोनों पेयर में से कोई एक कैपिटल टी होना चाहिए, तो वो टॉल को डिनोट करेगा। सिंगल कैपिटल टी, अगर दोनों टी हैं तब तो है ही टॉल, और अगर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तब भी हम उसे टॉल ही बोलेंगे। वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, और अगर हमें शॉर्ट को डिनोट करना है तो दोनों ही स्मॉल टी होने चाहिए। ट्रेट्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, जो इसलिए जो ट्रेट कैपिटल टी से डिनोट किया जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट। जैसे कि यहाँ पे टॉलनेस को हमने डोमिनेंट ट्रेट कह दिया, वाइल दोज दैट बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट्स, जबकि वो वाले जो ट्रेट, वो करेक्टर जो स्मॉल टी से डिनोट हो रहा है उसे हम रिसेसिव ट्रेट कह रहे हैं। वर्कआउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर डोमिनेंट एंड विच वन इन इज रिसेसिव इन फिगर 9.4। और वो हम अभी देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया भी कि जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा था लार्ज परसेंटेज में, और F2 जनरेशन में भी वो ज़्यादा परसेंटेज में जो करेक्टर शो हो रहा था, उसको मेंडल ने डोमिनेंट करेक्टर बोला, डोमिनेंट ट्रेट बोला। और बाकी दूसरे को जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया और कम परसेंटेज में हुआ, तो उसको उसने रिसेसिव ट्रेट बोला। जैसे कि टॉल और शॉर्ट प्लांट्स में से F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले थे, और F2 जनरेशन में
1/4 हमारे को शॉर्ट मिले और बाकी सारे हमारे को टॉल मिले, तो उसने शॉर्ट वाले करेक्टर को क्या बोल दिया, वो रिसेसिव ट्रेट है, और जो टॉल वाला ट्रेट है उसके लिए उसने क्या बोल दिया, वो डोमिनेंट ट्रेट है। तो ऐसे ही उसने सभी जितने भी ट्रेट्स थे पी प्लांट के, चाहे शेप ऑफ द सीड हो, चाहे कलर ऑफ द सीड हो, या फिर कलर ऑफ द फ्लावर हो, तो जो F1 जनरेशन में उसे दिखता था वो, और जो सेकंड जनरेशन में ज़्यादा परसेंटेज में दिखता था उसे उसने डोमिनेंट करेक्टर बोला है, और जो कम परसेंटेज में दिखेगा F2 जनरेशन में और F1 जनरेशन में दिखता ही नहीं है, जो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाता, उसको उसने रिसेसिव ट्रेट बोला है। और इसी तरीके से हम इसलिए डिनोट भी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से करते हैं, डोमिनेंट के लिए और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर से। तो आगे कौन से करैक्टर को कौन से लेटर से हमने डिनोट करना है वो हम देखेंगे, बट हमें ये याद करना होगा हर सब में कि कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव, और किसको कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, ये सब हमें पहले से याद करना होगा, तभी हम आगे क्रॉस करके दिखा पाएंगे। जैसे कि ये क्या है, ये डायग्राम में क्या करा है, क्रॉस करके ही दिखाया हुआ है कि पहले पेरेंट जनरेशन थी जिसमें हमने टी लिया और स्मॉल टी लिया, दोनों को क्रॉस कराया, तो यहाँ से फिर गैमीट्स आएंगे, गैमीट्स यहाँ से एक ही आएगा, दोनों टी हैं, दोनों ही एक जैसे टी हैं तो एक ही आएगा, यहाँ पे भी दोनों टी स्मॉल है तो एक ही गैमीट में ये आएगा। फिर हम बनाते हैं प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हम यहाँ क्या लिखेंगे, कौन से ट्रेट है, एक तो हमारे पास कैपिटल टी है और एक हमारे पास क्या है, स्मॉल टी है, ठीक। तो कैसे बनेगा, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, दोनों को मिला के हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, टी टी, ये वाला ट्रेट मिल जाएगा हमारे को। तो ये सब मैं जब नोट दूंगी तो बताऊंगी कैसे बनाते हैं ये सारा कुछ, तो ये हमें देखना है। What happens when pea plant showing two different characteristics rather than just one arbor? एक मिनट, पहले उसने क्या कहा था कि 9.4 में बताओ कि कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव। तो 9.4 में ये हमें फ्लावर्स दिखा रहे हैं, एक पर्पल है एक वाइट है, दोनों को क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो F1 जनरेशन में क्या दिख रहा है हमारे को, वायलेट या ब्लू कह लीजिए, पर्पल कह लीजिए, वायलेट या पर्पल। तो हमें F1 जनरेशन में पर्पल फ्लावर दिख रहा है, और जब उसी को हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया है F1 को F1 से ही, तब हमें क्या दिख रहे हैं, 3 तो पर्पल दिख रहे हैं और एक वाइट दिख रहा है, यानी F1 जनरेशन में जैसे जो दिखा, तो यानी पर्पल वाला जो है, पर्पल या वायलेट जो भी है कलर जो है फ्लावर का, वो क्या है, वो डोमिनेंट है, और वाइट वाला फ्लावर का जो कलर है वो रिसेसिव ट्रेट है। क्यों, क्योंकि एक तो F1 जनरेशन में पर्पल दिख रहा है, और F2 जनरेशन में अगर दिख भी रहा है तो 4 में से 3 पर्पल दिख रहे हैं और एक वाइट दिख रहा है, वही 1/4 जो है हमारे को वाइट वाला दिखा, और यानी कि वो रिसेसिव है, और बाकी हमारे को पर्पल दिख रहा है तो यानी वो डोमिनेंट है। तो ऐसे हमें पता चलता है। What happens when pea plants showing two different characteristics rather than just one are bred with each other? अगर इसमें तो हमने एक एक करेक्टर लिया था, जैसे अभी हमने टॉल और शॉर्ट वाला ले लिया, हाइट वाला करेक्टर ले लिया, इस वाले में फ्लावर वाले में हमने कलर ले लिया पर्पल और वाइट वाला, तो एक ही करेक्टर से हम क्रॉस करवा रहे हैं। जब हम करवाएंगे जिसमें हमने 2 करेक्टर्स को लेंगे तो क्या होगा, यानी कि हाइट के साथ हमने कलर भी ले लिया सीड का या फ्लावर का, या शेप ले ली सीड की, 2 करेक्टर्स को एक साथ हमने कंसिडर करेंगे जब, तो क्या होगा, व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ द टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स एंड द शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड्स विल लुक लाइक। अगर हम टॉल प्लांट जिसमें राउंड सीड्स हों उसको क्रॉस कराएंगे किससे, शॉर्ट प्लांट को जिसमें रिंकल सीड्स हो, तब क्या होगा, जो न्यू प्रोजेनीज हमें मिलेंगी वो कैसी दिखेंगी, दे आर ऑल टॉल, तो सारी की सारी हमें कैसी दिखेंगी, टॉल दिखेंगी, एंड हैव राउंड सीड्स, उसमें हमें क्या दिखेंगे, टॉल और राउंड सीड्स वाली हमारे को F1 जनरेशन में प्रोजेनी मिलेगी। टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेट्स, इस तो टॉलनेस और राउंड सीड्स क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट ट्रेट्स हो जाएंगे। बट व्हाट हैपन्स व्हेन दीज F1 प्रोजेनी आर यूज्ड टू जनरेट F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन, बट F1 को वही सेल्फ पॉलिनेट करवाना पड़ेगा F1 से, ये देखने के लिए कि रिसेसिव और डोमिनेंट में से कौन सा रिसेसिव और डोमिनेंट है। तो जब हम F2 जनरेशन जब बनेगी तब उसमें क्या हमें दिखेगा, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट सम F2 प्रोजेनी आर टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स, उसमें हम देखेंगे कुछ
प्लांट्स जो ऐसे होंगे उसमें वो टॉल होंगे और उनके सीड्स कैसे होंगे, राउंड सीड्स होंगे। और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो शॉर्ट होंगे और रिंकल सीड्स होंगे। हाउएवर देयर वुड आल्सो बी सम F2 प्रोजेनी दैट शो न्यू कॉम्बिनेशन, जबकि F2 में हमें न्यू कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे। सम ऑफ देम वुड बी टॉल बट हैव, जैसे कि टॉल प्लांट्स जिस और उनके सीड्स कैसे रिंकल्ड, वाइल अदर्स वुड बी शॉर्ट हैविंग राउंड सीड्स। शॉर्ट प्लांट होंगे और उनके सीड्स कैसे होंगे, राउंड होंगे। तो ये न्यू कॉम्बिनेशन है। ऐसा ये कॉम्बिनेशन तो हमने यूज भी नहीं किया था, फिर भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, while others would be short but have round seeds. You can see how as to how new combinations of traits are formed in F2 offspring. तो हमने देखा कि कैसे न्यू कॉम्बिनेशंस जो है हमें F2 जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। व्हेन फैक्टर्स कंट्रोलिंग फॉर सीड शेप, जब जो है वो वाले फैक्टर्स जो सीड शेप को और सीड कलर को कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म जाइगोट लीडिंग टू फॉर्म F2 ऑफस्प्रिंग। Thus, the tall or short trait and the round seed, wrinkle seed trait are independently inherited. इसका मतलब ये है कि दोनों ही traits, टॉल और शॉर्ट वाले और राउंड और रिंकल वाले जो हैं फैक्टर्स जो हैं वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टॉल के साथ राउंड सीड्स वाला ही आएगा या शॉर्ट के साथ रिंकल सीड्स वाला ही आएगा। ऐसा नहीं है, कोई सा भी ट्रेट किसी के साथ हमारे को दिख सकता है। जैसे कि हमने देखा भी कि शॉर्ट वाले जो है राउंड सीड्स के साथ मिल गए, हमारे को न्यू कॉम्बिनेशन मिला, और टॉल प्लांट्स जो है विद रिंकल सीड्स भी हमें मिले जो कि न्यू कॉम्बिनेशन था। तो यानी कि ये जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, और ये जो हमने ये पढ़ा कि एक ही ट्रेट को हमने क्रॉस करा रहे हैं, या फिर इसने बोला कि अगर प्री प्लांट को जिसमें दो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, तो ये होता है एक हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो मोनो फिर से वही रूट वर्ड है उसके लिए, वन के लिए मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं एक तरीके से, पॉलिनेशन जो है। मोनो मतलब सिंगल, क्यों बोल रहे हैं इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम एक ही करेक्टर को जो है यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पी प्लांट के। जैसे या तो हाइट को ले लिया टॉल और शॉर्ट, या फिर राउंड सीड वाले को ले लिया और रिंकल सीड वाले को ले लिया, यानी कि शेप ऑफ द सीड को हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ। तो उसे हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स इज कॉल्ड अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे कि हमने टॉल और डॉफ प्लांट या शॉर्ट प्लांट लिया, शॉर्ट की जगह हम डॉफ भी यूज़ कर सकते हैं, DFWARF, डॉफ। ठीक है, तो वो होते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या हो जाएंगे, वो क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। वही बात आ गई फिर से, अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। डाई हाइब्रिड, डाई जो वर्ड है वो रूट वर्ड किसके लिए है, टू के लिए, टू के लिए यूज़ करते हैं डाई। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड मतलब जिसमें हम दो पेयर्स ले रहे हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के उस क्रॉस में, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे हाइट के साथ साथ यानी टॉल प्लांट और राउंड सीड लिया, यानी कि हमने हाइट प्लांट की हाइट वाला करेक्टर भी लिया है और शेप ऑफ सीड्स वाला करेक्टर भी लिया, यानी दो करेक्टर्स को हम देख रहे हैं क्रॉस करवा के। और दूसरे प्लांट में हमने शॉर्ट हाइट विद रिंकल्ड सीड्स, यानी कि वही हाइट और शेप ऑफ द सीड्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, दो करेक्टर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गए वो। अब क्या लिखा है यहाँ पे, यू कैन सी एज टू हाउ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन फैक्टर्स कंट्रोलिंग दैट, हम पढ़ चुके हैं। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, तो ये जो सारे ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, ये जो मैकेनिज्म है हेरिडिटी का ये कैसे काम करता है। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल, जो सेलुलर डीएनए होता है यानी जो हमारे सेल्स में डीएनए होता है वो क्या है, एक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए सेल में, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन, ये अभी मैंने आपको बताया कि ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन। तो ये आप डेफिनेशन मिल गई हमारे को जीन की।
वो सेक्शन डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, उसे हम कहते हैं जीन। हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द करेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर? जो ये जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं इन करेक्टरिस्टिक्स को जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज अ करेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अगर हम टॉलनेस वाला करेक्टर को अगर हम कंसिडर करें, तो वी नो दैट प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। तो हमें पता है प्लांट्स में हॉर्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं, यानी स्टिमुलेट करते हैं। तो कौन कौन से प्लांट हॉर्मोन्स पढ़े थे हमने, ये हमने किया है लास्ट चैप्टर में। ऑक्सिन्स होता है, गिब्रेलिन्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ग्रोथ रिलेटेड, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ये वाले हॉर्मोन्स। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो जो प्लांट की हाइट है वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितना अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर हार्मोन का प्रोड्यूस हो रहा है। द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन वेट विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। तो जो अमाउंट है प्लांट हार्मोन का जो बनेगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी जो है एफिशिएंसी है उस प्रोसेस को बनाने की। कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। तो एक एंजाइम को हम कंसिडर करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। इफ़ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली, अगर ये एंजाइम अच्छे से काम करेगा, अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड, तो बहुत ज़्यादा हार्मोन बन जाएंगे। एंड द प्लांट विल बी टॉल, तो प्लांट क्या होगा, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो ज़्यादा लंबा होगा यानी टॉल होगा। इफ़ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज़ एन ऑल्ट्रेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस एफिशिएंट, अगर उस एंजाइम का जो जीन है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाती हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं जिसकी वजह से जीन जो है वो एंजाइम जो है लेस एफिशिएंट हो जाता है, कम जो है एफिशिएंट हो जाएगा, तो जो अमाउंट है हार्मोन का वो कम प्रोड्यूस होगा और इस वजह से प्लांट क्या होगा, वो शॉर्ट होगा। ठीक है, तो क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो टॉल होगा और कम रिलीज होगा तो शॉर्ट हो जाएगा। द जीन्स कंट्रोल करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। तो जीन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को या फिर ट्रेड्स को। इफ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, अगर जो भी इंटरप्रिटेशन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स से दी हैं अगर वो करेक्ट हैं, देन बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पेरेंट्स, मदर फादर दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए में, जो कि ऑफस्प्रिंग्स के डीएनए जो कि ऑफस्प्रिंग में बनता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर, ये हम पहले के चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, अगर दोनों ही पेरेंट्स डिटरमाइन करते हैं ट्रेट्स को न्यू ऑफस्प्रिंग में, बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ द सेम जीन। तो दोनों ही पेरेंट्स जो है सेम जीन की कॉपी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव टू सेट्स ऑफ ऑल जीन्स। इसका मतलब ये है कि हर एक पी प्लांट में दो सेट्स होते हैं एक सभी जीन्स के। अभी मैंने बताया कि पेयर में ही हम जीन्स को लिखते हैं, जैसे टी टी लिखा था हमने। वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, और एक एक जो जीन है वो किस में से लिया है, दोनों पेरेंट्स से एक एक आया, तभी दो सेट्स हो गए, राइट। फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क, इस मैकेनिज्म को काम करने के लिए ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट। तो जो जर्म सेल्स होंगे यानी जो गैमीट्स होंगे जो टेक पार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनमें जो है सिर्फ एक ही जीन होगा। हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ जीन सेट ऑफ जीन्स, मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स, कैसे जर्म सेल्स जो हैं उनमें सिर्फ एक ही सेट होता है जीन्स का, फ्रॉम द नॉर्मल टू कॉपीज that all other cells in the body have. If progeny plants inherited a single whole gene set from each parent, then the experiment explained in figure 9.5 cannot work. तो अगर जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्लांट्स बन रहे हैं अगर उसमें एक सिंगल जीन का सेट आ रहा है दोनों ही पेरेंट्स से, तो जो ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है 9.5 में वो काम नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज द टू करेक्टरिस्टिक्स आर एंड वाई वुड देन बी लिंक टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों जी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आर और स्मॉल वाई दोनों ही आपस में लिंक हो गए और इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। दिस इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट ईच जीन इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। तो ये जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जो जीन्स होते हैं वो एक सिंगल थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि डीएनए एक सिंगल थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस। लेकिन कैसे प्रेजेंट होते हैं जीन्स, इंडिपेंडेंट पीसेस की तरह, अलग अलग इंडिपेंडेंट छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम।
राइट। ये रहा क्रोमोसोम, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसे दिखते हैं क्रोमोसोम, इन्हीं पे जीन्स होते हैं, राइट। दीज दस ईच सेल विल हैव टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, इसलिए हर एक सेल में जो है दो कॉपीज होंगी क्रोमोसोम की, वन ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, एक एक कॉपी जो है एक मेल से आ रही होगी एक फीमेल से। एवरी जर्म सेल विल टेक वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, हर जर्म सेल यानी हर गैमीट में एक ही क्रोमोसोम आएगा, दोनों पेरेंट्स से एक एक आएगा। एंड दीज में बी आइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, और वो कैसा हो सकता है, या तो वो मैटरनल यानी मदर से हो सकता है या फिर पैटर्नल यानी फादर ओरिजिन से हो सकता है। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन, जब दो जर्म सेल्स कंबाइन करते हैं, दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को वो रिस्टोर करके रखेंगे। ऑफस्प्रिंग में भी, मतलब कि ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे इससे, ensuring द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पेशीज, जिससे क्या होगा, डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। सच अ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स द रिजल्ट ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट, ये जो ऐसा मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस का, एक्सप्लेन करता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को। एंड इज यूज्ड बाय ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और सभी जो इतने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं उनमें यूज होता है ये वाला। बट ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो फॉलो सिमिलर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कैन बी वर्क आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क। पहले हम 9.5 वाला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, क्या किया है इन्होंने। इसमें क्या है, एक ग्रीन कलर का आपको सीड दिखाया हुआ और एक येलो कलर का दिखाया हुआ है। तो जो ग्रीन कलर का उसका जीन्स कैसे लिखे हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, जबकि जो येलो वाला है उसमें स्मॉल आर और कैपिटल येलो वाई। तो यानी जो ये ग्रीन वाला है उसका क्या है, ये राउंड सीड है और ग्रीन कलर का, तो यानी दो करेक्टर्स क्या लिए हैं, शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड, इन दोनों को, इन दो करेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। और तो यानी ये कैसा क्रॉस होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, क्योंकि हमने दो करेक्टर्स इसमें देखे हैं, एक तो कलर ऑफ द सीड जो कि ग्रीन और येलो है, और एक शेप ऑफ द सीड देख रहे हैं राउंड और रिंकल्ड, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये ग्रीन कलर है ये कैसा है, डोमिनेंट है। कलर को किससे डिपेंड दिखा रहे हैं, येलो जो है कैपिटल वाई से दिखाया गया है और ग्रीन जो है स्मॉल वाई से दिखाया गया है। तो यानी ये कैपिटल लेटर से दिखाया गया, यानी येलो कलर क्या होगा, कलर ऑफ द सीड में डोमिनेंट करेक्टर क्या होगा, येलो कलर, और रिसेसिव करेक्टर क्या होगा, ग्रीन कलर। ऐसे ही शेप ऑफ द सीड कौन सी है, एक तो राउंड है और एक क्या है, रिंकल्ड है। तो राउंड को कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, कि यानी कि बताया था कि जो कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं वो डोमिनेंट करेक्टर्स होते हैं, और जो स्मॉल लेटर से किए जाते हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो राउंड जो शेप है सीड की वो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, तो इसको हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं। जबकि जो रिंकल शेप है सीड की वो कैसा है, रिसेसिव करेक्टर है, इसलिए हम उसको स्मॉल आर से दिखा रहे होंगे। और क्योंकि जीन्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, तो राउंड के लिए पेरेंट में कैसा है, कैपिटल आर, और ग्रीन के लिए कैसे होंगे, पेयर में होना चाहिए, दो वाई दिखाएंगे जैसे कि इसमें दिखाया है। और ऐसे ही रिंकल्ड सीड है तो स्मॉल आर दो दिखा दिए, और येलो कलर का सीड है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए कैपिटल वाई से डिनोट किया है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये गैमीट्स हैं, यहाँ पे ये क्या है, गैमीट्स हैं, जर्म सेल्स आएंगे। तो गैमीट्स में कोई एक ही पेयर आता है, क्या है यहाँ पे, चार जीन्स दिख रहे हैं, तो कैपिटल आर और दो हैं और दो स्मॉल वाई हैं, तो एक पेयर है, यानी कि चाहे हम इसको इससे कर लें चाहे इसको इससे कर लें, तो आएगा तो निकल के आर और वाई ही आएगा ना हमारे पास एक पेयर गैमीट्स में, तो वो हमने लिख लिया। और यहाँ से कैसा आएगा, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई, यही आ सकता है, चाहे आप इस वाले आर को लास्ट वाले वाई से कर लो या बीच वाले को ऐसे पेयर कर लो, तो आने दोनों तरीके से आर वाई है, तो हमने इनको लिख लिया, ये गैमीट्स आ गए। तो ये क्या है, ये गैमीट्स हैं। अब इनको जब हमने क्रॉस करवाया है तो हमारे को F1 जनरेशन में क्या दिख रहा है, येलो कलर का सीड दिख रहा है और राउंड है, तो राउंड और येलो कलर का सीड है। और हम उसका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप मतलब जीन्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनोटाइप को ही पूछेगा कि F1 जनरेशन का जीनोटाइप बताओ, तो जीनोटाइप में आप लिखेंगे आर आर वाई वाई, ये जीनोटाइप है।
कहें कि फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप मीन्स जिसे हम देख के बता सकें जिस करेक्टर को कि क्या सा दिख रहा है, तो फिनोटाइप क्या बोलेंगे, राउंड सीड्स विद येलो कलर, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा देखने में वो आपका फिनोटाइप होगा। तो हमारे को F1 जनरेशन में क्या दिख रहा है, राउंड सीड विद येलो कलर, और उसका जीनोटाइप है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर उसको हमने क्या करना होता है, F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करवाना होता है। तो ये हमने F1 को F1 से सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। जब सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हैं तो देखिए क्या मिल रहा है हमारे को, ये प्यूनेट स्क्वायर बना रहे हैं हम, PNET प्यूनेट स्क्वायर बन रहा है ये, इसको हम प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जितने भी गैमीट्स वो गैमीट्स में जो जीन्स होते हैं वो हम लिखते हैं। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इससे, ये अगर हम आर आर और कैपिटल वाई को क्रॉस कर रहे हैं, आर आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन निकल सकता है, एक तो आर और वाई गैमीट हो सकता है, एक स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो सकता है ना, और एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो सकता है। ये दो तीन चार तरीके के गैमीट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो चारों तरीके के गैमीट्स को यहाँ से भी चार तरीके के गैमीट्स आएंगे, यहाँ से भी चार तरीके के गैमीट्स आएंगे, तो उन सबको यहाँ लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया, ऐसे लिख लेते हैं हम गैमीट्स को। और उसके बाद फिर हम उसके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जैसे आर वाई दोनों है तो यहाँ पे दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई आ गए, ये रहा। और फिर इसका और इसका देखेंगे क्या होगा, तो आर आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये सब आ रहा है। तो हमारे को जो डोमिनेंट रेट है वो पहले ही लिखने हैं, कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाई, ठीक। ऐसे ही ये सारे कॉम्बिनेशन करके ये स्मॉल आर वाई और कैपिटल आर वाई के लिए, तो हमें क्या दिख रहा है, आर, फिर आर लिखेंगे और कैपिटल वाई था और कैपिटल वाई था, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला देख लेंगे हम, ये कैसे आएगा, यहाँ से ये वाला और ये वाला देखना है। तो क्या आएगा, क्या दिख रहा है हमारे को, कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख रहा है, लेकिन आर के साथ हमें आर ही लिखना है और वाई के साथ हमें वाई लिखना है। तो यहाँ पे स्मॉल वाई था तो वो स्मॉल वाई आ जाएगा। तो ये वाला चीज़ हमें मिल गई। ऐसे ही हमें सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डोमिनेंट करेक्टर को आपको आगे लिखना है, ठीक है। मतलब ये मत कीजिएगा कि जैसे अब यहाँ पे ये डोमिनेंट करेक्टर वाई कैपिटल में तो नहीं, सीड के शेप को हम पहले लिख रहे हैं और फिर कलर को लिख रहे हैं, तो वो तो पैटर्न वही रहेगा, पहले कलर, ओ सॉरी शेप फिर कलर, ठीक है। लेकिन उसमें जो डोमिनेंट करेक्टर डोमिनेंट जीन होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो देखिए, तो हमें इसमें क्या है, जो येलो जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, तो F2 जनरेशन में जो हमारे को रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो देख रहे हैं, जो येलो कलर के हमें मिल रहे होंगे वो कितने मिल रहे होंगे, जिसमें हमारे को राउंड और येलो मिल रहे हो सीड्स। तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राउंड और येलो हमारे को मिल रहे हैं, वो 9 मिल रहे हैं, ये यहाँ पे लिख दिया। राउंड और ग्रीन कितने मिल रहे हैं, राउंड और ग्रीन 1 2 और ये 3 मिल रहे हैं, तो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे रिंकल्ड येलो देखेंगे तो रिंकल्ड येलो कितने हैं, 1 2 और ये 3, ये भी 3 है। उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, वो 1 ही है, ठीक। तो ये हमारे को क्या दिख रहा है, 9 3 3, ये हमारे को दिखे F2 जनरेशन में। तो राउंड और येलो तो हमने यूज़ किया ही था और रिंकल्ड ग्रीन भी हमने यूज़ किया था, लेकिन हमें न्यू कॉम्बिनेशन क्या मिला, राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड येलो, राइट। तो ये हमको देखना था, ये ऐसे क्रॉस बनता है। बाकी जब मैं नोट्स दूंगी तो सारे अच्छे से क्रॉस बताऊंगी और क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन जितना पढ़ा है आप वो पढ़ते रहिएगा और अच्छे से रिवाइज करिए।
जो भी आगे अपडेट आती रहेगी वो बताते भी रहेंगे। आपने देखा ही होगा एनसीईआरटी के न्यू सीबीएसई की तरफ से न्यू आए हैं, न्यू गाइडलाइंस आई हैं कि भाई सिलेबस भी चेंज होगा और कैसे बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2 टर्म्स में होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज़ होंगे, सेकंड टर्म में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो वो सब एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो तब तक लेकिन आपको पढ़ना है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। सिलेबस अगर चेंज होगा भी तो ज़्यादा नहीं। सो रिवाइज करते रहिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जितनी मेरी पहले की वीडियोज़ हैं उनको भी देखना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।